गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। पिछले दिनों वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था आइसोबॉरिक और आइसोकोरिक के बारे में। आज पढ़ेंगे आइसोथर्मल के बारे में। तो हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग बना लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि इसके फिजिकल चेंज होता है कब? जब इसमें टेम्परेचर आपका जो रहता है वह टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कितना दिमाग में होगा कि टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आपको पढ़ाया गया हुआ है आइसोथर्मल, पहले भी पढ़ाए थे तो वहां बताए थे कि प्रेशर और वॉल्यूम आपका चेंज करते रहता है। प्रेशर और वॉल्यूम क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है, लेकिन टेम्परेचर आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो उसी पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिख लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंडीशन बना के हेडिंग दीजिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन की बात करेंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखिए कि वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली conducting to allow free exchange of heat between the gas and its surrounding ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट कंडीशन में लिखिए कि वॉल ऑफ कंटेनर must be perfectly conducting to allow free exchange of gas and its surrounding। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि the process of compression or expansion should be slow so as to provide time for the exchange of heat ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट में लिखिए कि these two conditions are not fully realized in practice therefore no process is perfect in isothermal process for isothermal process। ठीक है, आप पहले जो लिखवाए हैं उसको खुद से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। तो आप पहले लिखवाए हैं कि वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग टू फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन गैस एंड इट्स सराउंडिंग। मतलब ये कह रहा है क्या कि कंटेनर का जो वॉल होता है वह हमेशा कंडक्टिंग होना चाहिए, जिससे कि गैस और उसके सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें गैस और उसके सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट लिखवाया है कि द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन, मतलब कंप्रेस कर रहा होगा या एक्सपेंड कर रहा होगा, शुड बी स्लो टू प्रोवाइड द टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। मतलब कह रहा है क्या कि एक्सपेंड हो रहा हो या कंप्रेस हो रहा हो, वह दोनों प्रोसेस स्लो होगा, तभी पर्याप्त टाइम मिलेगा हीट को एक्सचेंज करने के लिए। समझ में आ गया?
उसके बाद बताया गया कि ये दोनों कंडीशन जो है वह हमेशा प्रैक्टिस में लागू नहीं होता है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी इक्वेशन को लेके आते हैं। अब इसकी इक्वेशन को जब लेके आएंगे तो पता है कि P और V चेंजेज, P और V चेंजेज मतलब P और V जब चेंज कर रहा होगा और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वैसी स्थिति डेल टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट होना या डेल टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होना। तो जब यहाँ पर पी भी चेंज कर रहा होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर पी भी कांस्टेंट होता, यहाँ तक तो मेरे समझ से सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं, पहले इतना नोट करो फिर हम आगे बात करते हैं, पहले इतना नोट करो। अब बात करते हैं क्या कि हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था और हम बात करते हैं कि हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये ऑलरेडी पढ़े हैं बॉयल्स लॉ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या बात करते हैं कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ से कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तीन कलर्स बना रहे हैं कि आपको दिखे, पहला, दूसरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और तीसरा, ठीक, कोई दिक्कत। सबसे बड़ा मामला कर ले लो, एक मिनट, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो सबसे पहले मान लीजिए फिर ये फिर ये, ठीक है, इसमें मेरे से कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो कि हमने इसको रिप्रेजेंट किया T1 से, इसको रिप्रेजेंट किया T2 से और इसको रिप्रेजेंट किया T3 से, कोई दिक्कत। और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है और हम यहाँ कंडीशन लिखते जा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। हम यहाँ पर कंडीशन भी लिखते जा रहे हैं कि T1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा T2 है और T3 सबसे बड़ा। T1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा T2 है और सबसे बड़ा क्या है, T3, कोई दिक्कत। अब मान लो कि हम यहाँ पर लिखें कि अगर P भी अगर यहाँ कांस्टेंट हो जाए, अगर हम यहाँ पर एज्यूम करें कि P भी अगर यहाँ हम कांस्टेंट ले लें, क्या ले लें, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट ले लें, क्योंकि बॉयल्स लॉ में पढ़े थे कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर P भी प्रोपोर्शनल का इक्वल टू देंगे तो P इक्वल टू कांस्टेंट बाय वॉल्यूम, तो P भी इक्वल टू कांस्टेंट हो ही जाएगा, अरे हो जाएगा ना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बॉयल्स लॉ, तो कांस्टेंट तो P भी इक्वल टू कांस्टेंट हो ही जाएगा। तो मान लो कि अगर हम यहाँ पर P और V को अगर हम कांस्टेंट ले लें, P और V को क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, तो हम बोलेंगे पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ में जो पार्ट है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पार्ट है, तो हम लिख देंगे this graph represent
दिस ग्राफ रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ a rectangular hyperbola मतलब बोल सकते हैं कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब एक ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम क्या बोलेंगे, ग्राफ ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब थोड़ा सा मेरे से आगे पीछे हो गया है, तुम दिमाग में सेट रखो कि ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल है, और जो भी ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होता है वो आइसोथर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं, ग्राफ ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर represent आइसोथर्म्स, मतलब आइसोथर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ग्राफ को स्लोप के जरिए दिखाएंगे। सबसे पहले देख लो, दो तीन बात याद रखना कि जब y स्लोप को ओबे कर रहा होगा तो p1 v1 p2 p2 यानी कि p भी कांस्टेंट होगा। कैसे कांस्टेंट होगा हम बता दिए। ये मान लेना कि तीनों पीवी ग्राफ में ये तीनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, और जो भी ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होगा वो आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, पर इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। इतना नोट कर लो। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ठीक है, हम ग्राफ भी बनाते हैं। मान लो हमने पीवी ग्राफ लिया, कौन ग्राफ ले लिया? पीवी ग्राफ। आइसोथर्मल के लिए ग्राफ ऐसा था, डिफरेंट टेम्परेचर पर दिखाए थे, कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ था। अब अगर इसके स्लोप को ड्रॉ किया जाए, अगर स्लोप बनाया जाए इस ग्राफ का, गौर से देखो, तो स्लोप मान लो कि हमारा इस एंगल को हम थीटा मान लें, कोई दिक्कत? और y स्लोप वे कर रहा है तो pv किसके बराबर होगा? कांस्टेंट। pv क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कोई दिक्कत? तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो p dv, क्या लिख लेंगे? p dv प्लस v dp
और कांस्टेंट का डिफरेंस ये सब क्या होता है, 0। इसमें कोई दिक्कत, इसको इधर ले जाएंगे तो पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी हो जाएगा। इसमें भी मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्लोप का मतलब होता है ग्राफ का स्लोप, ग्राफ का स्लोप तो क्या होगा tan थीटा। तो tan थीटा हमेशा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी dp बाई dv हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो dp बाई dv हो जाएगा यानी कि माइनस पी बाई v हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है, माइनस पी बाई v हो जाएगा। ये पूरा क्लियर है। अरे माइनस पी डी पी बाई पी डी वी हुआ ना, तो यहीं से डायरेक्ट कर दिए परपेंडिकुलर बाई बेस, तो डीपी बाई डीवी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डीपी बाई डीवी जब कर दिए तो वही यहाँ पर लिख दिए डीपी बाई डीवी, बीच निगेटिव साइन, यानी डीपी बाई डीवी, यानी डीपी को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर तो पी लिखेंगे, डी को भी लिखेंगे, निगेटिव साइन लगा दिए। ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप के जरिए भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है फिर से सुन लो कि आइसोथर्मल, कोई पूछेगा आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको बोलना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलिएगा कि ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। दूसरा बात कोई आपसे पूछेगा कि डिफरेंट टेम्परेचर पर जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, अगर वह एक दूसरे के पैरेलल है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आइसोथर्मल की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बाकी स्लोप को ये सब तो बेसिक बात है, आपको 100 बार पढ़ाए हुए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्या हम आप लोग से कि हम लोग डिफरेंट कंडीशंस पे लिखते हैं, जैसे कि हम आइसोबोरिक और आइसोपोरिक में वर्क डन, स्पेसिफिक हीट, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, फर्स्ट लॉ, ये सब के बारे में लिखे थे ना। तो वैसे ही आइसोथर्मल में भी अब हम लोग लिखेंगे वर्क डन के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इधर मान लो हम लिख रहे हैं वर्क डन, वर्क डन। तो जब हम वर्क डन के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले गौर कर लो कि वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रेशन पी डी वी, इंटीग्रेशन क्या होगा पी डी वी, वी इनिशियल से वी फाइनल, पी इनिशियल से पी फाइनल, सॉरी मतलब पी डी वी ये वेरिएबल है, यहाँ पर वी इनिशियल से वी फाइनल, ये तो 100 बार बताया गया। अब आता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, तो एन आर टी, पीवी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात होता है कि एन आर टी अब यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, तो एन आर टी लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल डायरेक्ट लिख दें, या अगर नहीं समझ पा रहे हो तो लॉग और लिख देते हैं। मान लो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करोगे, टी बाहर निकालोगे, इंटीग्रेशन डी वी, यहाँ क्या होगा वी इनिशियल से वी फाइनल, बोलो क्लियर है। अब जब इतना हो जाएगा तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, डीवी का यहाँ पर अगला स्टेप में इसके लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे डी वी वी फाइनल से वी इनिशियल, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्टेप बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पीवी तो पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, कोई दिक्कत। तो पीवी इक्वल टू एन आर टी आपको ऑलरेडी बताया गया हुआ है, या ऐसे जो लिखेंगे आप लोग वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला तो पता ही नहीं, एक मिनट वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला तो आप लोग प्रूफ कर निकाले थे कि पीवी इक्वल टू इतना,
या चाहेंगे तो वर्क इक्वल टू तो ऐसे ही लिख सकते हो nRT log v फाइनल बाय v इनिशियल। ये तो ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया होगा, हम वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव जो बता रहे थे उसको ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो फिर यहाँ निकलवाने का क्या जो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं सर, ठीक है। इसमें तो बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। हाँ, यहाँ कुछ कंडीशंस लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा, ये सब भी ऑलरेडी बताया गया हुआ है कि इफ वॉल्यूम इक्वल टू पॉजिटिव, मान लो कि वॉल्यूम अगर पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, या मान लो कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव का वॉल्यूम अगर इंक्रीजिंग है, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीजिंग होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और वही अगर इफ वॉल्यूम डिक्रीजिंग होगा तो वैसी स्थिति में वर्क डन निगेटिव होगा। मतलब वॉल्यूम इंक्रीजिंग होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, और वॉल्यूम अगर डिक्रीजिंग होगा तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। और एरिया अंदर कब जाने दे रहा हूँ कि 3D ग्राफ का एरिया क्या देता है, वर्क डन देता है, तो क्यों इसमें फिर दोबारा पढ़ा के इसको वर्क डन निकालने जाए, समझ में आ रहा है। ये सब ऑलरेडी पढ़ाया गया है आप लोगों को बच्चे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर आपको जिसको दिक्कत होगा तो पुराना वाला वीडियो देख लेना जहाँ वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव निकलवा रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला प्रूफ करके बताया हमने, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद स्पेसिफिक हीट। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट। तो जब स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो स्पेसिफिक हीट में तो बच्चा वाला बात है कि डेल T इक्वल टू 0, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल, तो C इक्वल टू डेल Q बाई MC। डेल T आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो Q इक्वल टू, तो C इक्वल टू Q बाई M डेल T, Q इक्वल टू MC डेल T पढ़ाया है ना, Q इक्वल टू MC डेल T, ठीक तो लिख दी, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लो कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर 0 होता है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, Q बाई M इंटू 0, तो डिनोमिनेटर में 0 जब आएगा तो वैल्यू अनडिफाइंड होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंजेस इज इंफिनिटी, बोल सकते हैं ना, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्या बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंजेस इज इंफिनिटी। Specific heat of gas during isothermal changes is infinity। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंजेस इज इंफिनिटी। फिर आइसोथर्मल में हम जानते हैं कि डेल टी कांस्टेंट होता है, तो डेल टी कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट जो होगा वो इंफिनिटी होगा, C इंफिनिटी के बराबर होगा। ये दो बात हमारे वर्क डन और स्पेसिफिक हीट में तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लो। फिर हम आगे बात करते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी पे। एक बार देख ले, दिखाई दे रहा है लेकिन अच्छे से,
अब बात उठ रहा है क्या कि अब हम लोग लिखते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को ई थीटा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ई थीटा से। तो इसको तो बड़ा बेसिक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आप लोगों को पढ़ाया गया हुआ था। इसमें तो मेहनत किया ही पूरा डूब जाओगे, इसको हम बेसिक से निकालते हैं। और आइसोथर्मल प्रोसेस की हम बात करें तो हमने तुरंत आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ाया है पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी पढ़ाया है। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से अगर P निकाला जाए तो P इक्वल टू क्या होता है? माइनस वी डी पी बाई डी वी माइनस वी डी पी, या यहाँ पर एक और तरीके से आप इसको लिख सकते हो पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर डी पी के टर्म में अगर लिखा जाए तो इसको एक तरह से ऐसे बना देते हैं, रुक जाए, ये होता है। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर क्या सोचते हैं कि अगर इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में ले चला जाए, मतलब मान लो कि अगर इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में ले चला जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dp बाई स्ट्रेस और स्ट्रेन में dp बाई भी होता है चेंज इन वॉल्यूम बट ओरिजिनल वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए, तो dv बाई v ले आते हैं p, इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देख ले dp को इधर रख दिए, इसको इधर ले, अब दोनों को एक साथ डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देख ले इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं v को, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है। एक बार को स्टेप और लिख देते हैं, जैसे मान लो p dv बाई माइनस v इक्वल टू dp हो गया। अब p इक्वल टू जाने तो क्या लिख सकते हैं dp बाई पूरा को डिवाइड में ले आते हैं तो dp बाई विथ नेगेटिव साइन, यही तो लिखना चाह रहे थे, समझ में आ रहा है। अब खुद सोचो कि ये वाले को बोलते हैं स्ट्रेस और ये वाले को बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर का जो फोर्स बाय एरिया होता है स्ट्रेस, और ये चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी ये मान हो गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, कोई भी इलास्टिसिटी आपको पढ़ाया है, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको यंग्स है, बल्क है, हम पढ़ाए थे, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो इसको डी थीटा लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ पर खुद देखो, यहाँ पर तुमको दिखाई देगा, खुद देखोगे तुमको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर P एक तरह से, यहाँ पर P एक तरह से E थीटा के बराबर आ गया, इसमें कोई दिक्कत। तो हम बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर। आइसोथर्मल elasticity is equal to pressure, मतलब प्रेशर के बराबर होगा। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने अपने से तरफ से पूरे से अच्छे से तोड़ के निकाल दिया है। अब आराम से इसको नोट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट कर लो पहले इसको, पहले ये पूरा फिर ये।
फर्स्ट रो। अब बात होता है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ में हम पढ़े हैं Q इक्वल टू डेड यू प्लस डब्ल्यू। तो Q इक्वल टू डेड यू प्लस डब्ल्यू जब पढ़े हैं, और मान लो यहाँ पर हम लिखे कि Q इक्वल टू डेड यू प्लस जी। तो बच्चा क्वेश्चन कर देगा कि सर वर्क को आपने जीरो कैसे लिखा, तो उसको हम समझाएंगे कि मान लो आइसोथर्मल में ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट तो जब ये कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब कि डेल टी जो होगा वह डेल टी जीरो के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। तो वैसी स्थिति में Q जो होगा वह डेल यू के बराबर हो सकता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर। बात समझ रहे हो? या मान लो कि इंटरनल एक तरह से वर्क हीट को हम चाहें तो वर्क के फॉर्म में, एनर्जी एक तरह से वर्क के फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं हीट जो होगा या तो टोटल हीट इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा या टोटल हीट वर्क में चला जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इतना नोट कर लो, तो दो पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक पहला पॉइंट लिखो कि हीट सप्लाइड इज, इतना नोट कर लो पहले, उसके बाद पहले पॉइंट लिखो